मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव पर्यावरण सहसंबंधों में खिरगिज़ जैसा कि हम जानते हैं मध्य एशिया में रहने वाली एक घुमक्कड़ चलवासी पशुचारक जनजाति है। अगर हम देखें तो जो खिरगिज़ हैं वो मौसम में परिवर्तन के साथ अपने परिवार और पशुओं के साथ मौसमी स्थानांतरण करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि ये रहते कहाँ हैं, इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है। जैसा हमने अभी कहा कि जो खिरगिज़ हैं वो मध्य एशिया के ऊंचे पठारी प्रदेशों में रहते हैं। इनके नाम से ही एक देश है किर्गिस्तान, अर्थात इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र है वो किर्गिस्तान है। ये जो किर्गिस्तान है वो पहले सोवियत संघ का एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन अब ये एक स्वतंत्र देश है। अगर हम देखें तो किर्गिज़ जो पशुपालक हैं या पशुचारक हैं वो लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं और इनकी संख्या लगभग 10 लाख है। अगर हम देखें तो जो किर्गिस्तान है वो का पठार जो है वो 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 3 तरफ कौन कौन से? पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी। और जो उत्तर में है वो साइबेरिया के मैदान से जुड़ा हुआ है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान का मैदान है, दक्षिण में तिएन शान की पर्वत श्रेणी है। और क्योंकि ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये जो है पठारी क्षेत्र है, इसकी जो ऊंचाई है वो उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। इसके पश्चिम में फरगाना श्रेणी है और दक्षिण पश्चिम में अलाई पर्वत श्रेणी है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, अगर हम बात करें कि यहाँ का किस प्रकार का जलवायु रहती है, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं। अगर देखें हम तो किर्गिस्तान का जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर छोटी छोटी मीठे जल की झीलें भी हैं। और जो तिएन शान पर्वत श्रेणी है यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं जो कि उत्तर पश्चिम और पश्चिम की ओर बहते हुए सर दरिया में मिल जाती हैं। जलवायु, क्योंकि ये जो पठारीय भाग है, महाद्वीपीय भाग है, महासागरीय क्षेत्र से बहुत दूर है, तो यहाँ शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये जो क्षेत्र है, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण यहाँ जो वर्षा है वो भी बहुत कम मात्रा में होती है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा बढ़ती चली जाती है और जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात के रूप में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में थोड़ी वर्षा होती है। जो ये वर्षा है वो हालांकि कृषि के लिए अपर्याप्त होती है, लेकिन ये जो वर्षा है इसके कारण यहाँ पर स्टेपी प्रकार की घास पर्याप्त मात्रा में उगती है। शीतकाल में ये जो घास है वो निचली पहाड़ियों, निचली घाटियों और पठारी क्षेत्रों में, और जो ग्रीष्म काल है, ग्रीष्म ऋतु में जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं, खास तौर पर 3000 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक स्टेपी प्रकार की घासें पाई जाती हैं। इसके घासों के साथ साथ यहाँ शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं और अधिकांशतः जो वन है वो 3000 मीटर से निचले वाले भागों में ही मिलते हैं। शीत ऋतु में जो हिमपात के कारण घासें नष्ट हो जाती हैं या हिमपात के नीचे
दब जाती हैं। तो इस कारण से ये जो क्षेत्र हैं, शीतकाल में उच्च क्षेत्र और ग्रीष्मकाल में निचली घाटियाँ और पठारी क्षेत्र, ये पशुओं को चराने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो जो किर्गिज़ हैं वो मंगोलाइड प्रजाति के हैं। हालांकि जो इनके शारीरिक लक्षण हैं, खासतौर पर आँखों की बनावट और चेहरे पे बालों की उपस्थिति, ये दिखलाती है कि जो किर्गिज़ हैं वो मंगोल और अल्पाइन प्रजातियों के मिश्रण से बनी है। इनका जो कद है वो 150 से 160 सेंटीमीटर तक, त्वचा का रंग पीला, बाल काले और सीधे होते हैं, चेहरा जो है वो लंबा, नाक लंबी और पतली, और जो आँखें हैं वो थोड़ी तिरछी होती हैं। अगर हम इनकी व्यवसाय की बात करें तो जो मुख्य आर्थिक उद्यम है इनका, प्राचीन काल से ही ये पशुपालन पर निर्भर करते हैं। हालांकि सोवियत संघ के समाजवादी शासनकाल में यहाँ पर भी आर्थिक, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी जो चलवासी पशुचारण है उसका महत्व इनके जीवन में कम नहीं हुआ है। जैसा हमने कहा कि निचली घाटियों में शीत ऋतु में और ऊंचे पठारी और पर्वतीय क्षेत्रों में गर्मियों में घासें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये मुख्यतः पशुओं के झुंड की झुंड चराते हैं, अर्थात इनके जो आर्थिक व्यवसाय है या आर्थिक गतिविधियां हैं वो पशुचारण के इर्द गिर्द घूमती हैं, और ये पशुओं से प्राप्त उत्पादों पर ही निर्भर करते हैं। ये लोग भेड़, बकरियां, गाय, याक, घोड़े और खच्चर ये पालते हैं। ये किर्गिज़ लोग भेड़ों के तो बड़े बड़े झुंड पालते हैं और भेड़ों से इनको मांस, ऊन और खाल मिलता है। दूध इनको गाय, याक और बकरियों से, और जो घोड़े और खच्चर हैं वो बेसिकली सामान ढोने के काम आते हैं। इसके साथ साथ याक जो है वो जो ढालू क्षेत्र हैं उनमें बोझा ढोने के भी काम आता है। ये मुख्यतः जो पशु उत्पाद हैं, दूध है, मक्खन है, पनीर है, घी है, चमड़ा है, सींग है, ये इनको इकट्ठा करते हैं और बेच देते हैं। पास वाले जो मैदानी भागों के स्थायी कृषक हैं उनको बेचते हैं और वहाँ से ये अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं। जैसा मैंने कहा कि किर्गिज़ जो है वो पशुओं के झुंड की झुंड पालते हैं और चरागाहों पर आश्रित रहते हैं। तो जब एक चरागाह की घास खत्म हो जाती है तो ये दूसरी चरागाह पर अपने पशुओं को ले जाते हैं। इसी कारण से अगर हम इनकी घरों की बात करें, क्योंकि ये भ्रमणशील हैं, अपने परिवार और पशुओं के साथ लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, इसलिए ये पूरे साल अपना शिविर बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, अर्थात ये इनका कोई भी स्थायी घर नहीं होता। ये लोग तंबू का घर बनाते हैं और उसको अपने साथ लेकर ही रखते हैं। जो तंबू है वो ऊन के नमदे और चमड़े से बनाए जाते हैं। सामान्यतः ये क्या होता है कि 10 से 14 मीटर व्यास वाला अर्धवृत्ताकार लकड़ी के ढांचे बनाए जाते हैं और उसके ऊपर ऊन के नमदे या चमड़े को मढ़ दिया जाता है। धुआं निकलने के लिए तंबू की छत में एक छेद छोड़ दिया जाता है। अब इसको जो ऊन की मजबूत रस्सियां हैं उनसे तंबू को कसकर तान दिया जाता है। ये जो तंबू है ये इनकी शीत ऋतु में ठंड से, हिमपात से, वर्षा से,
मतलब सभी प्रकार के जो प्राकृतिक प्रकोप हैं उनसे इनकी रक्षा करते हैं। जब ये दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं तो उस समय ये अपने तंबू को उखाड़ लेते हैं और जितनी भी तंबू में लगी सामग्री है उसको समेटकर ये याक पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये नीचे सोने के लिए या भूमि पर बिछाने के लिए ऊनी नमदे, कंबल और गलीचे का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर भी इनको उपयुक्त चरागाह मिलती है वहीं पर ये अपना डेरा डालते हैं। अर्थात जो डेरा डालने का जो स्थान है तो उसकी जो चुनाव है वो बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं और ये इस पर निर्भर करता है कि वहाँ चरागाह कैसी है, वहाँ पानी का स्रोत है या नहीं है, इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। खाने में क्या खाते हैं अगर हम देखें तो सामान्यतः ये दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन है, पनीर है और हरी सब्जियां, गेहूं, ज्वार, जौ, चावल, इसके अलावा भेड़ और बकरियों का मांस भी खाते हैं। मुख्यतः जो गाय और बकरियां हैं उनसे और याक है उनसे दूध मिलता है। अब ये बाहरी प्रभाव के कारण चाय और तंबाकू भी का सेवन भी करने लगे हैं। अगर हम वस्त्रों की बात करें तो किर्गिज़ जो जनजाति के लोग हैं वो ऊन के बनाए गए कपड़े या खाल के बनाए गए कपड़े पहनते हैं। जो पुरुष हैं वो लंबा कोट और पजामा पहनते हैं, सिर पर खाल की गोल टोपी लगाते हैं। स्त्रियां खाल के कोट, पजामा या ऊनी कपड़े को साड़ी की तरह लपेट लेती हैं। ये सिर पर सूती या ऊनी स्कार्फ भी बांधती हैं। अब जो ये सूती वस्त्र हैं वो पास वाले जो स्थायी निवासी हैं उनसे ये खरीदते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो दोनों ही पैरों में चमड़े के बने जूते पहनते हैं। इनकी जो स्त्रियां हैं वे ऊन काटकर स्वयं ही अच्छे कपड़े बुन लेती हैं। इसके अलावा कालीन, गलीचे, नमदे ये भी बहुत सुंदर बनाती हैं। इनकी स्त्रियां नाक, कान और गले में सोने या चांदी के आभूषण भी पहनती हैं। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ये पूरे साल एक ही प्रकार के लगभग कपड़े पहनते हैं और क्योंकि इनका जीवन प्रवासी जीवन है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने चरागाह की खोज में घूमते हैं, इसलिए ये लोग बहुत हल्के और कम टूटने फूटने वाले बर्तन उपयोग में लाते हैं। ख़ास तौर पर ये लोग जो भेड़ के चमड़ा है उससे दूध, पनीर, मक्खन आदि रखने के लिए पात्र बनाते हैं और इसी प्रकार से चमड़े के बने पात्रों में ही ये अपने घरेलू सामान को भी रखते हैं। इसके साथ साथ अगर उपकरणों की बात करें तो ये लोहे का भाला और डंडा भी अपने साथ रखते हैं। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो अपने पास के मैदानी भागों में रहने वाले स्थायी कृषक हैं उनसे वस्तु विनिमय करते हैं। ये लोग अपने पशुओं और पशु उत्पादों को बेचते हैं और आवश्यकता की जो वस्तुएं हैं उनको ये पास के कृषकों से खरीद लेते हैं। ख़ास तौर पर जो पशु, घोड़े, ऊन, ऊनी कपड़े, कालीन, गलीचे, कंबल, ऊन के नमदे, पशुओं की खालें, सींग ये बेचते हैं और इसके बदले में वो क्या प्राप्त करते हैं किर्गिज़ लोग? गेहूं और जौ का आटा, सूती कपड़े, चाय, तंबाकू, नमक, मिर्च, माचिस और आजकल ये बंदूकें भी खरीदने लगे हैं। अगर इनका सामाजिक संगठन देखें तो ये जो लोग हैं वे इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन ये पितृसत्तात्मक जनजाति है। यहाँ पर पिता परिवार का मुखिया होता है और जितना भी पशुओं का झुंड है
उसी पुरुष का या मुखिया का अधिकार होता है। परिवार के जो स्थानांतरण का या प्रवास का निर्णय मुखिया ही लेता है और एक परिवार में पिता, उसके पुत्र, उसकी पत्नियां, उनके बच्चे ये सम्मिलित होते हैं। अगर हम विवाह की बात करें तो विवाह गोत्र के बाहर की लड़की से किया जाता है। इनके जो कुल के अनुसार अपने अपने चिन्ह होते हैं और हर कुल के पशुओं के झुंड और व्यक्तियों के ऊपर ये चिन्ह लगा दिए जाते हैं ताकि आसानी से इनको पहचाना जा सके। जो विवाह के समय जो स्त्रियां हैं उनको भेंट दी जाती है और इनमें जो है मुखिया का पद वंशानुगत होता है और मुखिया की सब बातें मानी जाती हैं और जो मुखिया है वो क्या होता है, वो ही सारे डिसीजंस लेता है। अगर हम बात करें कि आधुनिक विकास के कारण या आधुनिकता के से इनका मेल जोल बढ़ने के कारण ये धीरे धीरे जो है अब आप कह सकते हैं कि स्थायी कृषि भी करने लगे हैं, स्थायी तौर पर रहने भी लगे हैं, पढ़ने लिखने भी लगे हैं, क्योंकि इनके क्षेत्र में वहाँ पर चरागाहों में स्थायी सिंचाई की व्यवस्था की गई है, सहकारी पशुशालाओं का निर्माण किया गया है, दूध और चमड़े के उद्योग का विकास किया गया है। इससे इनके जो जीवन स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का प्रसार होने के कारण और वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है। धन्यवाद।